Hi friends, I am Dr. Nancy Kaushik and I am here to help you out to crack UGC NET Environmental Sciences. I know आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो कि UGC NET का एग्जाम आएगा, हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा. इतना स्ट्रेस मत लो, इजी है, पॉजिटिव रहो, सब कुछ हो जाएगा. अगर इतनी चिंता करोगे ना तो आता हुआ एग्जाम भी खराब कर दोगे, क्योंकि हम भी तुम्हारी वाली एज से गुजर चुके हैं. Being an environmentalist and MSc student in the past, I have cracked my UGC NET in my master's second year. And I have done my PhD also and doing a job right now. But I am here to help you out because I can't see you to इतना सारा स्ट्रेस लो और चिंता करो, नहीं ना. तो उसके लिए हेल्प भी करनी है, तो उसके लिए मैं हेल्प करूंगी. उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो. फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आपको फॉलो करनी है और उससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्जाम में होता क्या स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का. अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता क्या है भाई ये एग्जाम, क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में भी होंगे, उनको कोई आइडिया नहीं होगा. ठीक है, तो एग्जाम का स्ट्रक्चर ये होता है कि एग्जाम में 2 पेपर होते हैं. 3 घंटे का पेपर होता है टोटल. उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश भी आता है, जनरल नॉलेज आता है, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, देन आपके इंग्लिश के पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होते हैं. ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, बहुत मुश्किल लगेंगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए आपके पास 2 महीने हैं. एग्जाम शायद जनवरी 2026 में होगा, अगले साल. तो एटलीस्ट 2 to 2.5 मंथ जो है आपके पास प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, उसमें रोज आप पेपर 1 की तैयारी करोगे, क्योंकि पेपर 1 आपका बेस है, ये आपका बेस बनाता है. और अगर आपका पेपर 1 हो गया, अच्छे से मार्क्स आ गए इसमें, तो आप पेपर 2 समझो कि अगर आपके पेपर 2 में थोड़े से कम मार्क्स रह गए ना, फिर भी आप अच्छे परसेंटेज में आ जाओगे. क्योंकि पेपर 1 पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सोचते हैं इन्वायरमेंटल साइंस है, पेपर 2 का सब्जेक्ट हमें आता है और हम पेपर 1 कर लेंगे जितना होगा. पर नहीं, आपको पेपर 1 की भी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आपका बेस बने. और पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट, जिससे आपके स्कोर बढ़ता है, अच्छे मार्क्स आते हैं स्कोर से. ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस है, सब्जेक्ट का पेपर है, बच्चों को ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे क्या है, स्कोर इंक्रीज होता है. अगर आपका पेपर 1 में भी ज्यादा मार्क्स आ गए, पेपर 2 में भी आ गए, तो ऑफकोर्स आप हाई परसेंटाइल में आ जाओगे ना. और अगर आपका ये मोटिव है कि मुझे JRF क्लियर करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, जिससे आपका एडमिशन हो PhD में. बिकॉज मुझे पता है कि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ लेक्चररशिप के लिए एग्जाम करते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए. ये एग्जाम दोनों चीजों के लिए होता है. और एलिजिबिलिटी ये होती है लेक्चररशिप के लिए और PhD के लिए कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना होता है. PhD के लिए आपको JRF क्लियर करना होता है, UGC NET JRF, जिसकी हाई कट ऑफ जाती है इसी एग्जाम में. और लेक्चररशिप के लिए आपको UGC NET क्लियर करना होता है, जिसकी थोड़ी सी 5% कम कट ऑफ जाती है. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कितनी यूनिट्स हैं, कितने घंटे का एग्जाम होता है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको इतनी देर में ये एग्जाम पूरा कंप्लीट करना है. पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का. पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन इसमें भी 2 मार्क्स का है. पेपर 2 आपका इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जिसमें जो भी सारे 100 क्वेश्चन होंगे आपके इन्वायरमेंटल साइंस के होंगे. ठीक है, इसमें आपकी 10 यूनिट है. उन 10 यूनिट में आपको सारा अपना ध्यान देना है अच्छे से. और उन 10 यूनिट में से कुछ यूनिट बहुत ही ज्यादा, कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जिसमें आपको अपना पूरा 100% से भी ज्यादा फोकस करना है। अब वो कुछ टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में कितना स्टैंडर्ड है, निकल का वाटर में कितना स्टैंडर्ड है, वाटर में भी ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर, इन सबके वाटर, सीवर वाटर, इन सब का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो ये सारा आपको याद करके जाना है अच्छे से। एक पूरी टेबल होती है, उसमें स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं एयर के, वाटर के, और प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स देख के जाना, जो अभी नए स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट से मिलेंगे या फिर सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएंगे। उन स्टैंडर्ड्स को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि इसपे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एज पर द पास्ट पेपर्स विच आई हैव सीन। सेकंड आपका होता है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एयर एक्ट। ये सब कब आए थे, कौन से ईयर में आए थे? वाटर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था? भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। तो ये सारी चीजें आपको, सारे ईयर्स, रीजन क्यों आए थे ये एक्ट, कहाँ हुए थे ये कॉन्फ्रेंसेस, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कोप 30 क्यों हुआ था? कोप 30 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, इसका मेन एजेंडा क्या था? ठीक है, पुरानी वाली कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो जो इन्वायरमेंटल बेस्ड है। उसके बाद आपका आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये यूनिट्स ही बहुत बड़े हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी है, इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, क्या ये एंडेंजर्ड हो गया है? कई बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि आपको 2 ऑप्शन सही लगते हैं। तो इन जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इनके एकदम कंसेप्ट्स क्लियर करके जाना, इनको अच्छे से रीड करना। कैसे रीड करोगे? इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके लिए। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? पीडी शर्मा इकोलॉजी के लिए है, सबसे अच्छी बुक है इकोलॉजी के लिए। रट डालो उसे, अच्छे से समझ डालो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन केमिस्ट्री, ओजोन केमिस्ट्री, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको गिलबर्ट मास्टर्स बुक पढ़नी है। ठीक है, गिलबर्ट मास्टर्स हो गई, पीडी शर्मा हो गई, 2 बुक तो हो गई। ज्यादा बुक्स पे मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे कि इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये टॉपिक है। मैंने वो बुक्स बताई है तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है, इन बुक्स को ही अच्छे से पढ़ना। उसके बाद थर्ड आता है आपका नोट्स। ऑनलाइन इतने नोट्स अवेलेबल हैं, इग्नू के जो इन्वायरमेंट सेक्शन के नोट्स हैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। इतने अच्छे नोट्स बने हुए हैं, आराम से पढ़ो, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बुक से भी पढ़ो, पर उन नोट्स के साथ पढ़ो ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद तुम जैसे हर चैप्टर पढ़ोगे तो अपने नोट्स खुद बनाओ अपनी हैंडराइटिंग में, ताकि आप जब बाद में रिवीजन करोगे ना तो वो आपको खुद को समझ आएंगे। अपनी हैंडराइटिंग अपने आप को ही समझ आती है। तो अपने आप नोट्स भी बनाओ और जब बाद में लास्ट में रिवीजन करोगे उनको पूरा पढ़ो। ऐसा अपना टाइम प्लान बनाओ कि आपके पास 2 महीने हैं, आपको 10 यूनिट करनी है, 2 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करो। उसके बाद हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको एनटीए की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको ट्राई करो, उसको करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो अच्छी बात है, पर जितने नहीं कर पा रहे हो देखो कि कितने क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है। उसको अपने कंसेप्ट क्लियर करो उससे कि आपके ये क्वेश्चंस क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं। उससे आपका बेस क्लियर होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप एक भी क्वेश्चन फिर छोड़ नहीं पाओगे। आपको सब कुछ आता होगा एग्जाम में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो पास्ट 5 इयर्स के एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ साथ मॉक टेस्ट करने हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन रहे ना। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया आपको पता होगी, ये तो मैंने किया है, इसका आंसर मुझे पता है। उसके बाद आते हैं आपके नोट्स जो आप बनाओगे, उसमें हर चैप्टर का जिसमें भी फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, आपको पता होने चाहिए। उसको अपने हाथ से लिखोगे अपने नोट्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें
कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वाटर के होते हैं, एयर के होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो वो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि आप फट से एकदम आंसर निकाल दो। कैलकुलेटर की जरूरत ही ना पड़े। कैलकुलेटर की जरूरत इसलिए ना पड़े क्योंकि पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, एडिशन सब कुछ करना होगा। तो उसकी ट्रिक्स बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो करना सीख लो एग्जाम से पहले। और इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि आप ये कहो कि यार ये एग्जाम है, ये तो मेरे को सब कुछ आता था, कुछ भी नहीं है इस एग्जाम में। फिर तो आप ऐसे हो जाओगे कि मेरे को तो सारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी पता थी, मेरे को सारे फॉर्मूलाज पता थे, सारे स्टैंडर्ड्स पता थे, सारे कन्वेंशंस पता थे, सब कुछ तो आता था मुझे, बचा क्या बस थ्योरी को भी थोड़ा सा पढ़ लो, जिसके लिए मैंने बुक्स बताई है। इतना ही काम है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे ना, बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लोगे और बिना डरे। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक आपका एम है कि यार मुझे पीएचडी करनी है, मुझे लेक्चरशिप करनी है, मुझे टीचिंग की जॉब में जाना है, मुझे रिसर्च में जाना है, तो ये एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज पर इंडियन गवर्नमेंट। और ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, इजी हो जाएगा सब कुछ अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे हर यूनिट को पढ़ने के बाद, पेपर 1 पे पूरा ध्यान दोगे, सारा कुछ हो जाएगा 2 to 2.5 मंथ में। लास्ट के 10 to 15 डेज रखना कि मुझे बस रिवीजन करना है, और उस 15 दिन में आप 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको सारा कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। और ये नहीं कि पूरे पूरे दिन लगे रहना है, मॉर्निंग 2 आवर्स, आफ्टरनून 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स, ऐसा अपना कुछ टाइम टेबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग कि जिसमें आप एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी कर लो और सब कुछ समझ भी आ जाए, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी। मैं कुछ जो आपको मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, उसके अलावा भी मैं 1-2 नाम और ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि जो आपको लगता है कि यार मुझे ये बुक भी पढ़नी है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो और स्ट्रेस मत लो, सब कुछ हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी आज से शुरू कर दो ताकि एग्जाम में फोड़ दो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।